अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे जो एक इंतहाई अहम मामला इस वक्त जारी था। कल रात देर तक मुज़ाकरात रहे और कलअदम TLP के साथ मामला तय पाए। उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि तमाम तर धरने मुजाहरे ख़त्म कर दिए जाएंगे और उसके साथ साथ जो फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मामला है उसको कौमी असम्बली में लाया जाएगा। अब जब ये मामलात कलअदम TLP से तय पा गए तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर उनका ये मानना है कि उनको किसी तरह से भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पॉलिसी स्टेटमेंट पार्लियामान में नहीं दिया। कल पार्लियामान का इजलास हो रहा था लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कौम से ख़िताब किया, वहाँ पर उनका मौक़िफ़ कुछ और था। और फिर अब उनका ये मानना है अपोजिशन का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त पार्लियामान के पीछे छुपना चाह रही है इस सारे मामले को लेकर। और पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं या पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि वो बाइकआउट करेंगे, इजलास में शिरकत नहीं करेंगे पार्लियामेंट के। तो ये सारी सूरत हाल है जो इस वक्त डेवलप हो रही है। हुकूमत के लिए मसाइल कम नहीं है। एक तरफ जहाँ उसको एक कलअदम TLP जिसको कलअदम करार दिया गया उससे डील करना है और उसके साथ साथ उसको अब अपोजिशन को भी सेटिस्फाई करना है। और ये इस हुकूमत का ये कह लीजिए कि एक तरीक़ाकार रहा है कि कभी भी वक्त पर तमाम तर बॉक्सेस टिक नहीं किए जाते। बहुत बेहतर होता है कि कल वज़ीर-ए-आज़म साहब पार्लियामेंट आ जाते, वहाँ पर बात करते, पार्लियामान को एतमाद में लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब उन्हें अपोजिशन को किसी सूरत राज़ी करना होगा। तो कह लीजिए कि ये मामला हतमी तौर पर टला नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं अपनी जगह पर अब भी मौजूद है। अपहिल टास्क है ये गवर्नमेंट के लिए, कभी एक जमात को राज़ी करना और कभी पार्लियामान की अपोजिशन और दीगर जमातों को राज़ी करना। मैं चाहूँगा कुछ बात हम इस पर करें। इसके साथ साथ जो दो अहम डेवलपमेंट्स हैं, एक तरफ जहांगीर तरीन को ग्रीन सिग्नल मिला है वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए और 21 तारीख को यानी कि कल के दिन जो एक अफ्तार डिनर रखा गया था हम ख्याल ग्रुप का जहांगीर तरीन साहब की जानिब से, अब उस सिग्नल मिलने के बाद उसे मुलतवी कर दिया गया है और एक प्रेशर था जो माउंट हो रहा था। और ये अगेन इट्स अनदर प्रेशर जिसके आगे कह लीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक काइंड ऑफ अ यू टर्न है, जहाँ पर पहले बात ना करना, मुकदमात का होना और अब वज़ीर-ए-आज़म साहब का मुलाकात का इंदिया देना। मैं चाहूँगा इस पर बात करें। और एक और इंतहाई अहम इशू जहाँ पर वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने बाकायदा तौर पर चार्ज अब संभाल लिया है और कल उनका पहला दिन था वजारत में और अब उन्होंने डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले वही बात की है जिसकी बात इमरान खान साहब भी करते हैं और जो एक आम आदमी का मसला है, वो ये कि महंगाई पर काबू पाना और महंगाई की वजूहात क्या हैं ये जानना और उनको ख़त्म करना। उन्होंने मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस से डाटा मंगवा लिया है कि कहाँ पर महंगाई कितनी है, चीज़ों की कीमतें क्या हैं, और उनका ये मानना है कि सबसे पहले वो इस पर रिलीफ देंगे और फिर बजट के हवाले से भी काम करना शुरू कर दिया क्योंकि वो भी ज़्यादा दूर नहीं है वक्त। तो ये कुछ अहम मौज़ूआत रहेंगे। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूँगा, ब्रेक से वापस आकर गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया गुल साहब, आपके वक्त का। इफ्तिखार शराजी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। गुल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सबसे पहले आप कैसे देखते हैं, एक मुश्किल ख़त्म नहीं होती, एक और मुश्किल पड़ जाती है, ये तरीक़ाकार का मसला है या पहले से तमाम तर चीज़ें ठीक तरीके से ना करना इसकी वजूहात में शामिल है कि अब अपोजिशन नाराज़ हो रही है, उनका ये मानना है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया और अब पार्लियामान के पीछे छुपने की बात है, तो मामला किसी सूरत टल नहीं रहा। सर, हाउ डू यू सी द सिचुएशन? देखिए, एक तो माजी की बहुत सारी गलतियां हैं जिसकी वजह से मामलात संभल नहीं रहे हैं। दूसरी फिर हमारे मुआशरे में छुपी मुनाफ़कत है, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे हमारे सहाफ़ती हलके हैं, चाहे दूसरे बिज़नेस हलके हैं। उस मुनाफ़कत की वजह से बहुत सारे मसाइल मज़ीद पेचीदा हो जाते हैं। अब यही देखिए कि किस तरह अगर ये हुकूमत मजबूर हुई है एक ऐसा कदम लेने पे जिस पे बहुत सारे लोग रंजीदा हैं, हम खुद भी इस बात इसके हक़ में नहीं हैं, लेकिन अगर मामला पार्लियामान को रेफ़र कर दिया गया है तो इसमें मेरे ख़्याल तमाम जमातों को उसका मौका मिल जाएगा अपनी बातचीत करने का और उसमें अपना हिस्सा डालने का। लेकिन अब ये कह देना कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया और हम इसका बायकॉट करेंगे, इसका तो वाहिद एक मतलब यही है कि इस हुकूमत को आप गिराएं, हुकूमत का साथ नहीं देना है
और कल को फिर यही होगा कि जब दूसरी जमात बरसर इक़्तिदार होगी, उसके साथ ये सूरत हाल पेश आई, तो मौजूदा जो हुक्मरान जमात है वो भी यही कहेगी। तो जो लोग अपनी जो वक्ती मसलहतें हैं, हमारे चीदा चीदा रहनुमा और इदारे, उन मसलहतों से वो निकल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मौजूद सियासी या समाजी और इक़्तिसादी मसाइल बेहतर होने की बजाय ख़राब से ख़राब तर होते चले जाते हैं। मेरा ख्याल है इसमें तवक्को यही करनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो, वो तमाम मिलकर एक ऐसी करारदाद ड्राफ्ट करें जिस पे किसी को एतराज़ भी ना हो और मुश्तरका तौर पे उस पार्लियामान से गुजर भी जाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुस्लिम लीग की हुकूमत ने चंद साल पहले यमन के लिए सऊदी अरब की तरफ से और यूएई की तरफ से इमदाद आई थी कि हमें उसके मुकाबले के लिए फ़ौज चाहिए, पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद चाहिए, और वो मामला नवाज़ शरीफ साहब ने पार्लियामान के हवाले किया और पार्लियामान ने उससे इनकार कर दिया। तो अगर अब उसके लिए यही तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है तो उसमें बुराई क्या है? या मामला ऐसे ही जो धरने वगैरह थे, एहतजाज था, वो यूं ही जारी रहता मज़ीद 24 घंटे, और उसके बाद फिर पार्लियामान का इजलास होता, उसके बाद फिर बातचीत होती, पता करते कि टीएलपी को ये बात कबूल है या नहीं। तो मुझे ये मेरी फहम से बालातर है। गुल साहब, ये जो नून लीग का मौक़िफ़ है कि कलअदम भी करार दिया और मुज़ाकरात भी किए, आप इसमें किस हद तक वज़न देखते हैं? गुल साहब, वो देखे वो तो कर दिया, लेकिन जब खुद मुज़ाकरात पे आमादगी अब ज़ाहिर कर दी, अब मसला ये था कि पहले ये कहा गया कि इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होता। हम सब ये मुतालबा है, जब एक्शन हुआ है तो उसके नतीजे में खून खराबा हुआ है, फिर लोगों ने कहा कि बड़ी गलत हैंडलिंग हुई है। अब अगर मुआहदा कर लिया है खून खराबे को, डिस्ट्रप्शन को रोकने के लिए, अभी वो कह रहे हैं क्यों किया है। तो ये तो ऐसी है कि आप राइट को बैठेंगे तो अपोजिशन कहेगी लेफ्ट को क्यों नहीं बैठे, लेफ्ट को बैठे कहेंगे राइट को क्यों नहीं बैठे। और हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि तारीख़ में कई ऐसे मौक़े आए हैं जहाँ पे कलअदम तंजीमों के साथ बातचीत करनी पड़ती है। अब इस दुनिया की सबसे बड़ी, जिसको सुपर पावर कहते हैं, अमेरिका, आज तक तालिबान उनकी टेरर लिस्ट पे हैं, बेशुमार उनके रहनुमा। आज तक तालिबान, अफ़गान तालिबान की बात हम कर रहे हैं कि अफ़गान तालिबान के पे आज भी सफरी पाबंदियाँ मौजूद हैं, जिसको बाकायदा अमेरिका की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, लेकिन और उनको वो इसलिए पाबंदियाँ बरकरार हैं कि उनको एक दहशतगर्द ग्रोह के साथ ब्रैकेट किया जाता है। उसके बावजूद अमेरिका ने उस दहशतगर्द समझी जाने वाली तंजीम के साथ बाकायदा मुआहदा किया। उसके वज़ीर ख़ारजा ने मुल्ला बरादर के साथ बाकायदा तस्वीर बनवाई 29 फरवरी 2020 को, जब एक मुआहदा हुआ अमेरिका और तालिबान के दरमियान, और उसी मुआहदे को फिर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने तौसीक भी दी। लिहाजा अब अमेरिका के अंदर भले ही आवाज़ें उठती रहें और उठ भी रही हैं कि आपने ये मुआहदा क्यों किया, लेकिन रियासतों ने एक ख़ास मरहले पे अपना एक कदम उठाना होता है, फ़ैसला करना होता है, भले उसको तारीख़ सही या गलत करार दे। ये भी एक फ़ैसला हो गया है। अब उसमें तो अब तमाम सियासी जमातों का, जितने भी जी शऊर लोग हैं, उनका काम है कि इसको हालात को संभलने में मदद करें, न कि मज़ीद आप अपने जाके मचानों पे बैठ जाएं। हालात को समझने में मदद करें, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। शराजी साहब की जानिब बढ़ूंगा। शराजी साहब, हाउ डू यू रीड द होल सिचुएशन? बहुत सारी चीज़ें हम नहीं उन पर बात करते रहे, पर अब जो चीज़ें आ गई हैं, सामने हैं, मामला पार्लियामान में जा रहा है, कैसे इस सारी सूरत को आप देख रहे हैं? और जो रवैया है बिलखसूस अपोजिशन का, पीपल्स पार्टी ने तो साफ कहा कि हम ऐसी किसी करारदाद का हिस्सा ही नहीं बनेंगे, इसको किस हद तक आप दुरुस्त देखते हैं? अब अपोजिशन के रवैये पे हम ज़रूर बात करें, लेकिन उससे पहले हमें हुकूमती रवैये पे बात करनी चाहिए मेरा ख्याल में। और हम समझ रहे थे कि शायद इमरान खान साहब बाकी सियासी जमातों के कायदीन से एक मुख्तलिफ आदमी हैं और पाकिस्तान के अंदर एक नई तरह की जमहूरियत को फ़रोग़ देंगे, जिसके अंदर मुशावरत का जो एलिमेंट है बड़ा विजिबल होगा। लेकिन बड़ी बदनसीबी से ये कहना पड़ता है कि खान साहब का जो कंडक्ट अब तक कर रहा है, उसमें लगता है कि वो विद इन ए पार्टी भी कोई ज़्यादा तवील मुशावरत के ऊपर यकीन नहीं रखते, चे जाए कि वो अपोजिशन के लोगों के साथ इंगेज करें और इस तरह के मसाइल। क्योंकि मेरे ख्याल में अरसलान, ये मसले कौमी मसले हैं। कश्मीर का इशू हो, दहशत गर्दी के मामलात हों, या फिर इस तरह के तौहीन रिसालत के मामलात, ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला होता है। और अगर इस मसले को हल करने के लिए आप मुशावरत में नहीं जाते, आप तमाम स्टेक होल्डर्स को बेस्ट वे में एंगेज नहीं करते, फिर अगेन पार्लियामान जो फैसला आज आपने किया है और आप कन्विंस हुए हैं, कल की तकरीर में शायद आप ये कह रहे थे
कि TLP के इस मुतालबे को हरगिज़ नहीं माना जा सकता कि हम फ्रांस के सफ़ीर को इस मुल्क से निकाल दें। ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान होगा। यूरोपीय यूनियन के सारे मुल्क इसी तरह के तर्ज अमल का इजहार करेंगे। तो आज फिर क्या बात हुई कि आपको दोबारा पार्लिमान की तरफ जाना पड़ रहा है और करारदाद पेश कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में हुकूमत के एंड के पे जो कंसल्टेशन का एक एलिमेंट लैग करता है, उससे मामलात और ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं। और यही हमने देखा है। इससे पहले अगर आपने TLP के साथ ये मुआहदा किया था, उस वक्त भी आपके जहन में ये होगा कि इसके नतीजे क्या निकल सकते हैं। आपने जहन में नहीं रखा। इसका मतलब है कि उस वक्त आपने मामले को वक्ती तौर पर टालने के लिए एक ऐसा ऑप्शन लिया कि जो प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं था। आज आपने पहले मरहले में पार्लिमान को बिल्कुल सर पे नज़र किया, आपने बिल्कुल उनको खातिर में नहीं लाया, खुद फैसला किया। और जब मामला गंभीर हुआ तो फिर आपको लगा कि नहीं, पार्लिमान बेहतरीन फोरम है, उसकी सपोर्ट के जरिए हम कोई ऐसा फैसला करें कि जो TLP के लिए कबूल हो और एक प्रेशर बिल्डअप हो। तो वो करना पड़ा आपको। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें खान साहब को माजी के कुछ जो उनके तजर्बात उनसे सीखना चाहिए था और इन्हीं फोरम्स के जरिए उनको ताकत हासिल करनी चाहिए थी। क्योंकि ये जो कौमी मसाइल हैं, इन मसाइल पे आपने माजी में भी देखा हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या नून लीग की हो, अगर से वहाँ पे भी कोई ज़्यादा जमहूरी रवैया नहीं है, लेकिन इन मामलात के ऊपर उन्होंने ताकत पार्लिमान से लेके मामलात को हल करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में इम्तियाज़ साहब ने एक एग्जाम्पल ज़रूर दी है कि देखें, अमेरिका को भी बहरहाल कालदम तालिबान से मुज़ाकरात करने पड़े, लेकिन थोड़ी सी नौयत मुख्तलिफ है। अमेरिका एक ऐसे फरीक से मुज़ाकरात कर रहा है कि जो उसके अपने मुल्क के अंदर कोई कालदम तंजीम नहीं है, बल्कि किसी दूसरे मुल्क के अंदर वो एक कालदम तंजीम के तौर पे काम कर रहे हैं। और अमेरिका अपने मुल्क के मामलात को हल करने के लिए मुज़ाकरात नहीं कर रहा, बल्कि एक तीसरे फरीक या तीसरे मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए एक ऐसी तंजीम के साथ गुफ्तगू कर रहा है। यहाँ मामला डिफरेंट है। एक ऐसी तंजीम को जिसको पाकिस्तान ने अपने मुल्क के अंदर कालदम करार दिया, मुल्क दुश्मन करार दिया है, आज उनके साथ आप डायलॉग टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो गया इसका मतलब यह है कि आप दीगर कालदम तंजीमों जिनकी तवील फहरिस्त है, उनको भी ये सोच दे रहे हैं कि कल अगर आप इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करते हैं तो वो आपके साथ भी गुफ्तगू हो सकती है, आपके साथ भी बैठा जा सकता है और आपके भी कोई जायज़ नाजायज़ मुतालबात को तस्लीम किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ओवरऑल ये सारा का सारा मामला एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसको किस तरह से हैंडल किया गया, इनफैक्ट मिस हैंडल किया गया शुरू से। और जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे और मुआहदे हो रहे थे, तब भी वक्ती तौर पर टालने की कोशिश की गई। सवाल यह है कि आया अब इसका कोई मुस्तकिल हल निकालने की बात है, या अब भी इसको वक्ती तौर पर ही टालने के लिए सिर्फ ये एक मामला पार्लियामान में लाने की बात की गई है। लेकिन दिस नीड्स टू एंड समवेयर, इसको कहीं ना कहीं कंक्लूड होना है, अदरवाइज़ ये मामला इस तरह से मज़ीद आगे नहीं चल पाएगा। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर दीगर मामलात पर बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मैं गुल साहब आपसे जानना चाहूँगा और एक ही सवाल में दोनों चीज़ों पर राय ले लेता हूँ। दो तरीन इस वक्त खासे अहमियत के हामिल हैं, जहांगीर तरीन साहब और अब शौकत तरीन साहब भी खासे अहमियत के हामिल हो गए हैं। दोनों पर अलग-अलग राय अपनी फरमा दें कि अब तरीन साहब से इमरान खान साहब मुलाकात करने जा रहे हैं। पहले तो हमने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि उनके करीबी दोस्त, लेकिन अगर उनका नाम आया तो तहकीकात, उन पर पर्चे, अकाउंट मुंजमद, तमाम तर बातें। लेकिन अब मुलाकात हो रही है, क्या तासुर देगी ये मुलाकात? तो दूसरे तरीन साहब जो शौकत तरीन साहब हैं, उनसे क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं सर? इम्तियाज़ गुल। देखिए जी, ये तो तरीनों का, चौधरियों का मुल्क, दोनों तरीनों से हमारी जान नहीं छूट सकती, क्योंकि दोनों पैसे वाले लोग हैं और मखसूस लॉबीज को की नुमाइंदगी करते हैं, जिसकी वजह से वो लामहला हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा हैं। सेकेंडली, जहांगीर तरीन साहब बाला अपना एक वज़न रखते हैं, एक सनतकार, कारोबारी के तौर पे, और फिर इमरान खान के, जिसको कहा जाता है कि वो ATM है। लेकिन उनको जिस अंदाज में फंसाया गया या जिस अंदाज में FIA की तरफ से आई हैं, हालांकि FIA का काम है FIR काटना नहीं होता, ये तो पुलिस का और SCCP का काम है
सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो कोई भी अगर कंपनियां गलत काम कर रही हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दे। तो उसमें लगता है कि कुछ गलत किस्म के गलत अंदाज से मशवरे दिए गए और उसमें वज़ीर आज़म को इस बात पे कन्विंस किया गया कि हाँ इनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई होनी चाहिए। और अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ हो कि कोई पुश अवे नहीं है जहांगीर तरीन, उनको इतनी आसानी से आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया और उसके नतीजे में बिल आखिर उन्होंने जो अपीलें वगैरह की उनके बराह रास्त बिल वास्ता तौर पे अब बज़ाहिर उनको मुलाकात का मौका मिल रहा है जिसमें ज़ाहिर है शिकवे शिकायत भी होंगे और फिर कोशिश की जाएगी कोई मुस्तकबिल का लाअमल तैयार किया जा सके। दूसरे तरीन साहब इस लिहाज से मशहूर हैं कि वो कहते हैं कि हमें ग्रोथ ओरिएंटेड बजट चाहिए, ऐसा बजट, ऐसी मनसूबाबंदी चाहिए जिसके ज़रिए मुल्क के अंदर पैदावारियत में इजाफ़ा हो, चाहे वो फैक्ट्रियाँ हैं या चाहे हमारी ज़रूरी पैदावार है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा हो। ये वो बात है जो कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट मईशतदान भी करते रहे हैं, ख़ुद हमारी भी ये ख्वाहिश रही है और ये नुक्ता नज़र रहा है कि मुल्क के अंदर जब तक पैदावारियत में इजाफ़ा नहीं होगा उस वक्त तक आपके पास इजाफी आमदनी हासिल करने का कोई ज़रिया नहीं है। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आपका जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जो टैक्सेशन आपका महसूलाती निज़ाम है, वो इस अंदाज में बनाया गया हो कि जिससे नए सरमाकारों को, मौजूदा सनतकारों को और जो बिज़नेस में लोग हैं उनको कुछ तरगीबात मिल सकें अपने छुपे हुए पैसे बिज़नेस में लाने के, और जो ऑलरेडी उनके पास पैसे हैं उसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने के। और उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर उसमें होता है कि किस तरह शरह सूद में किसी हद तक कमी की जाए। तो शौकत तरीन साहब ने आने से पहले भी गुज़िश्ता 2-3 साल के दौरान में मुतादिद मौक़े पे ये कहा कि यहाँ पे कारोबार को वुसअत देने की ज़रूरत है और उसके लिए तरगीबात चाहिए। अगरचे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी ने, सरमाकारों ने बहुत ज़्यादा तरगीबात का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया है, लेकिन मौजूदा हालात में मैं समझता हूँ कि अगर तो सरमाकारी में इजाफ़ा करना है जिसकी वजह से पैदावार बढ़ेगी तो हमारे महसूलाती निज़ाम को रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। ये जो मगरमच्छ की तरह हर चीज़ को FBR वाले अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चालाकियों से, वो रवैया तो गुल साहब कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छी तवक्कुआत हम शायद तरीन साहब से कर सकते हैं और टाइम देना चाहिए जबकि कोई आउटकम या कोई चीज़ें और फिर यकीनन बजट सामने आता है। शायद साहब आपकी क्या राय होगी, कैसे देखते हैं आप? एक तो जहांगीर तरीन साहब वाले मामले पर क्या कह लीजिए कि ये जहांगीर तरीन साहब की स्ट्रेंथ है, पावर है, हम ख्याल ग्रुप लोग आगे पीछे, कि अब वज़ीर आज़म साहब सोच रहे हैं इट्स अ चेंज ऑफ हार्ट के मुलाकात कर लेनी चाहिए? और मेरा ख्याल इम्तियाज़ साहब ने दुरुस्त कहा कि ये दोनों तरीन न सिर्फ इमरान खान साहब के लिए बल्कि इस मुल्क के लिए भी बड़े अहम तरीन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक शख्स के जो ज़ाहिर सी बात है उसकी पार्टी के लिए बड़ी खिदमात हैं, वो फंड्स की फराहमी हो या फिर ये है कि हुकूमत साजी के अंदर लोगों को इकट्ठा करना, तो जहांगीर तरीन साहब तो तहरीक इंसाफ के अंदर उनका बड़ा की रोल है। और इस वक्त जो अपनी वो एक पॉलिटिकल माइट शो कर रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बहरहाल इस वक्त भी 30-35 लोग ऐसे हैं कि जो उनके इशारे के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में यही वजह है कि खान साहब को भी अब सेकंड थॉट लेना पड़ा है कि जो बार बार ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर गरीब और अमीर के लिए एक कानून होना चाहिए और लोगों को एक आंख से देखना चाहिए, लेकिन अब उनको दूसरी आंख से जहांगीर तरीन साहब को देखना पड़ रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि जो 30-35 लोग उनके साथ खड़े हैं वो एक प्रेशर ग्रुप नहीं है बल्कि वो एक एक्चुअल ग्रुप है कि जो किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। और एक ऐसी हुकूमत को जो सिर्फ 8 वोटों पे खड़ी हो और जिसके इत्तेहादी भी उससे को ज़्यादा खुश ना हो, तो मेरा ख्याल में अब उनको हुकूमत बचाने के लिए जहांगीर तरीन साहब से मिलना भी पड़ेगा और इस जो विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट है उसको भी कहीं नीचे ले जाना पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात पर हैरान होता हूँ अरसलान कि अगर किसी ने आके इमरान खान साहब के कान में ये सरगोशी की है कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर जो यूसुफ जरास गिलानी साहब को जितवाने के अंदर जहांगीर तरीन साहब का रोल है और उन्होंने PTI को डिच किया, तो मेरे ख्याल में इस तरह की बातों पे कान नहीं धरने चाहिए। और अगर इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ FIA को हुक्म दिया कि जरा तगड़ा सा हाथ डालें और उनको जरा रगड़ा लगाएं, तो मेरा ख्याल में ये कोई सियासी दानिशमंदी का तकाजा ये नहीं ये करता कि आप
इस तरह के फिर जो है एक तरह से एक्शन की तरफ जाएं। अगर ये किया गया तो मेरे ख्याल में उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को हो रहा था, इससे जहांगीर तरीन साहब को तो कोई नुकसान नहीं होने वाला था। रह गया शौकत तरीन साहब, तो मेरे ख्याल में इस हवाले से अहम तरीन है कि खुद खान साहब अब चौथा वजीर ख़जाना लेके आ रहे हैं, और इस बात से ये साबित होता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर तो इस एरिया के अंदर एक्सपर्टीज़ की कमी है। आपको बाहर से लोग मुस्तार लेने पड़ रहे हैं, और ख़जाना की वजारत वो अहम वजारत है जिसके ज़रिए कोई हुकूमत या तो डिलीवर करती है या उसका फेलियर होता है। अब ये देखना ये ज़रूर है कि शौकत तरीन साहब के ग्रोथ इकॉनमी जो करने वाली उस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, लेकिन आप ऑलरेडी IMF प्रोग्राम में हैं। बहुत सारे आपने ऐसी शराइत मानी है कि जिसके ज़रिए इकॉनमी की ग्रोथ में सुस्त रवि आती है। गोया कि आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि जब भी आप IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो जो आपका जो ग्रोथ है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाती है। तो ऑलरेडी आपकी जो फिस्कल स्पेस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि आप अपनी मर्जी के फैसले करें, या कम से कम आप IMF को इस बात पे कायल करें कि जो आप कह रहे हैं IMF उसके अकॉर्डिंगली आपके प्रोग्राम के साथ मेरा ख्याल कि वो आए हैं। लेकिन बात वही है अरसलान, आखिरी बात, कि जब तक आप अपने रेवेन्यू के निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे, गोया के टैक्सेशन के निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि शौकत तरीन साहब हों या हफीज़ शेख साहब हों या कोई और हो, पाकिस्तान के अंदर मामला ठीक हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त यकीनन बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे अपहिल टास्क हैं इस गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो इस तरह किसी जमात के साथ डील करना हो, अपोजिशन के साथ डील करना हो, फिर इकॉनमी हो, मईशत हो, अपने नाराज़ लोग हों। बहुत सारे मामलात हैं। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसको कहीं ना कहीं सेटल करने में कामयाब हो जाए और आम आदमी को रिलीफ मिले। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।